नमस्कार। अगर समीक्षा अधिकारी बनना है तो दो पड़ाव आपको पार करने होते हैं। एक पड़ाव प्रारंभिक परीक्षा का, जिसको आप पार कर चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है। अगर आपके मार्क्स 120 से ऊपर हैं, 122, 23, 24 आ रहे हैं, तो आपको इस पड़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए और इस पड़ाव को पार करके ही आप फाइनल सिलेक्शन पाएंगे। साक्षात्कार इसमें है नहीं, तो ये पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसमें चूक हुई तो आप चूक गए, सिलेक्शन से बाहर हो गए, और अगर इसमें आपने अच्छा कर लिया तो फिर आगे कोई समस्या नहीं है, इसी में आप पास भी कर जाएंगे। तो इन पड़ावों को, यानी कि दोनों पड़ावों को पार करने वाला ही विजेता होगा। पहला पड़ाव अगर पार हो गया है तो दूसरे पड़ाव पे आप हैं, इसमें कोई कसर न छोड़िए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि ये कसर कैसे पूरी की जाए, कैसे पूरी तैयारी की जाए, कब होगा मेन एग्जाम, और मेन एग्जाम जिस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे एक एक मार्क्स यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, एक एक सिंगल मार्क्स कैसे आपके बढ़ें, कैसे आप अपनी कमियों को दूर करें, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला प्रश्न यही है कि मेन एग्जाम कब होगा। तो मेन एग्जाम मान के ये चलिए कि ये दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में या पहले पखवाड़े में कहिए इसको, सेकेंड वीक, पखवाड़ा तो 15 दिन का, सेकेंड वीक दिसंबर का, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। इस तरीके से आप टाइम देखें तो पूरा अगस्त आपके पास पड़ा है, सितंबर पड़ा है, अक्टूबर पड़ा हुआ है और नवंबर पड़ा हुआ है। मोटे तौर पर आप देखेंगे तो 120 डेज, ये 4 मंथ से ज्यादा का समय आपके पास ऐसे ही है। बाकी कब अनाउंसमेंट हो जाता है, अभी तो कोई डेट आयोग ने घोषित नहीं की है, एक ये अनुमान है। कब अनाउंसमेंट हो जाता है ये आपको तभी पता चलेगा जब आयोग कुछ ऐसी सूचना देगा, लेकिन ये मान के चल सकते हैं कि नवंबर तक का टाइम तो आपके पास है ही है। अब अगर इतना टाइम आपके पास है तो क्या ये तैयारी के लिए इनफ है? तो मैं कह रहा हूं कि ये मोर देन इनफ है। कारण उसका क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने जो प्रीलिम्स पहला पड़ाव जो पार किया है उसके कारण से मेंस का आपका इतना सिलेबस तैयार हो गया है, 45% सिलेबस तैयार हो गया है, केवल 55% बचा है। और वो 45% इतना है कि 4 महीने जो आपके पास ये बच रहे हैं, 3 महीने से ऊपर का समय काफी हो जाएगा। कैसे तैयारी शुरू करनी है, आधार क्या होना चाहिए, अगर ये बात की जाए तो किसी भी एग्जामिनेशन का आधार, जैसे भी कोई भी एग्जाम आप देने चलते हैं तो तुरंत कहा जाता है कि आप पीवाईक्यूज देखिए। पीवाईक्यूज से आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति पता चलती है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति पता चल जाती है तो इन्हीं को आधार बना के आप करते हैं आंसर राइटिंग, इन्हीं को आधार बना के आप करते हैं टेस्ट, इन्हीं को आधार बना के आप जो भी मटेरियल होता है उसको पढ़ते हैं। अब अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इससे टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो जाता है। एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या चीज होती है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, खूब तेज आप लिखते हैं, जल्दी से समझ जाते हैं, अच्छे से ड्राफ्टिंग कर लेते हैं और चीजों को लिखना आपको आता है समय के अंदर रहते हुए, क्योंकि 10 घंटे में तो कोई भी लिख लेगा, है ना। जो भी 2-2.5 घंटे का समय आपको मिल रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये है टाइम मैनेजमेंट। और ये तभी आएगी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जब आप टेस्ट देंगे, और टेस्ट जब आपका चेक होगा, चेक होने के बाद में जो भी कमियां होंगी, इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये कमियां जब दूर होंगी और एक स्तरीय मटेरियल आपके पास होगा तो इस ट्रैक पर जब आप चलेंगे तो आपका 100 दिन, 120 दिन जो भी आपके पास है, ये मोर देन इनफ होगा। जब आप देंगे 50 ऐसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, 50 टेस्ट दे डालेंगे, ऐसे फुल लेंथ टेस्ट आप 4-5 दे डालेंगे, 6 टेस्ट दे डालेंगे, आप हर हफ्ते निबंध लिखेंगे, और ये मान के चलिए कि हफ्ते में 2 बार लेटर राइटिंग करेंगे, और ये मान के चलिए कि हजारों वोकैब आपकी तैयार हो जाएंगी। क्योंकि पाठ्यक्रम, अगर आपसे पूछा जाए कि तैयारी का आधार क्या है तो मैंने बोला पीवाईक्यू,
लेकिन देखना पढ़ना क्या है, आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना है। सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस करना है आपको, और फिर इसी के आधार पर कंटेंट, और ये जो कंटेंट है इसी की आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग जब आपकी चेक होगी, चेक होने के बाद में जो भी इसमें गलतियां आप करेंगे, जो भी कमियां इसमें निकलेंगी, तो उन कमियों को आप क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। यही तो तैयारी है। बाकी जितना आपको आ रहा है उतना तो आ ही रहा है, उसमें जो कमियां हैं, जो गलतियां हो रही हैं, उनको दूर करने की बात है ना। और इसी क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर ये आपने नहीं सीखा तो समझ लीजिए कुछ नहीं सीखा। मैंने आपसे कहा था कि एक बात मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको लगने लगेगा कि 100 दिन का जो समय है वो पर्याप्त है, 3-4 महीने के बीच का समय पर्याप्त है। इसलिए पर्याप्त है, इस पूरे पेपर को आप देखेंगे तो यहां पर इसको देखिए, ये आप 3 पेपर इसमें आपके होने वाले हैं। एक पेपर इसमें जीएस का है, जीएस का पेपर आपका 120 अंकों का है। दूसरा पेपर आपका है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, और ये 2 भागों में पेपर होता है, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पार्ट 60 मार्क्स का होता है। इसको मैं यहां पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हैं 180 मार्क्स। ये दोनों पेपर आपके कैसे हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं 180 मार्क्स। तो 180 मार्क्स ये आपका पहले से तैयार है। एक टॉपिक हिंदी में और कम हो जाएगा, पर्यायवाची। 5 टॉपिक सिलेबस में रहेंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे। आपको जो तैयारी करनी है वो 100 नंबर की इसकी करनी है, जो मैं यहां पर ये घेर रहा हूं, और 120 नंबर की ये करनी है। तो मेन एग्जाम में जो न्यू आपको पढ़ना है वो कितना पढ़ना है, वो 220 मार्क। टोटल 400 अंक, और 400 अंकों में से केवल 220 नया पढ़ना है। 180 आपको फिर से नए तरीके से नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स में जो पढ़ा है वही काम आएगा, लेकिन मांझना जरूर है, क्योंकि मांझने से स्कोर बढ़ेगा। और एक एक नंबर मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो ये जीएस आपका 120 प्रश्नों का होगा, 120 अंकों का होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग यहां पर होगी, सेम जैसा प्रीलिम्स में है ना आपने पेपर दिया है, ठीक उसी तरीके से पीटी की तरीके से ये पेपर होगा। क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखी जाए तो थोड़ी सी प्रीलिम्स से टफ होती है, ऐसा माना जाता है, लगभग वैसी ही रहती है। दूसरा पेपर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया कि सामान्य हिंदी में खंड 1 होता है एक, और दूसरा जो खंड होता है वो खंड 2 होता है। खंड 2 ये वाला पेपर है आपका, जिसमें 5 टॉपिक यहां पर दिए हैं। ये हिंदी का ही पार्ट होता है। टोटल पेपर 3 घंटे का, उसमें 2.5 घंटे जब आप पेपर वो लिख रहे होते हैं 3 घंटे के पेपर में, तो 2.5 घंटे पूरे होने के बाद आधे घंटे पहले आपको ये पेपर दे दिया जाता है, और वो कंप्लीट करके साथ साथ में इसको भी आप फॉर्मेलिटीज करके इस पेपर को भी आप सॉल्व करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और ये 60 मार्क्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इन 5 टॉपिक्स पे आपसे 60 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हिंदी का भी प्रश्न पत्र पूछा जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो आपका लिखने वाला पेपर है, जिसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। हिंदी में परंपरागत शब्द लिखा रहता है। इसके सिलेबस को देखते हैं तो इसमें 5 ये टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश में शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आपसे पूछी जाती है। शीर्षक के लिए 3 अंक, सारांश के लिए 6 अंक, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए, प्रत्येक व्याख्या के लिए 4 अंक, टोटल 12 अंक। पूरा प्रश्न पहला 21 अंक का होता है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जिनको भी मेंस देना है, जो भविष्य में भी मेंस देने की बात कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को सही से देख लिए तो ये मान के चलिए कि उनको कभी किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करके कितना टारगेट करके सिलेक्शन लेना है। दूसरा जो प्रश्न है वो सारणी रूप होता है, टेबुलर फॉर्म होता है। एक पत्र आपको दिया जाता है और उसको सारणी रूप में लिखकर आपको देना होता है। बड़ा सरल प्रश्न माना जाता है। 15 अंकों का ये प्रश्न आपके समक्ष रखा जाता है। 12, 13, 14 अंक इसमें बहुत आसानी से 12, 13 अंक मिल भी जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी चीजें हैं जिनको बहुत ध्यान रखना होता है। अगर वो गलतियां हो गई तो 0 अंक भी इसमें मिलते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र लेखन का होता है, और इसी कारण से इस पूरे पेपर को आलेखन के नाम से जाना जाता है। दूसरा और तीसरा देखिए यहाँ पर पत्र लेखन ही हो गया। तीसरा प्रश्न आपका 24 अंकों का होता है, पत्राचार का। इसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये आप देखेंगे 3, 3, 6, 2, 8 यहाँ पर टिप्पण और प्रतिवेदन ये एक ही में होता है।
8 यहां पर ये आपको लेटर तैयार करने होते हैं। इनमें से कोई 3 आपसे पूछे जाते हैं। 8 अंकों के 3 यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अलग अलग तरीके के यहाँ प्रश्न हैं। कभी आपसे प्रारूप पूछा जाएगा, कभी आपसे उदाहरण पूछा जाएगा, कभी आपसे पत्र लिखने के लिए सीधे ऐसे कह दिया जाएगा मटेरियल देके, और कभी आपको कहा जाएगा लिखित प्रारूप। इन सब की चर्चा हम क्लास में करेंगे। आपको बताएंगे कि सब में टेक्निकल अंतर क्या होता है, हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है, कितने शब्दों में लेटर लिखना है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, किन चीजों को यहाँ पर छोड़ देना है, कौन सी चीजें आपको लिखने के बाद मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये सारी चर्चा हम करेंगे। चौथे प्रश्न पे आए तो चौथा प्रश्न आपका होता है परिभाषिक शब्दावली का। प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियां इसमें पूछी जाती हैं। इसके 3 सेक्शन होते हैं, 1, 2, 3। पहला सेक्शन अंग्रेजी से हिंदी, 5 शब्द आपसे पूछे जाते हैं। 5 शब्द दिए होते हैं अंग्रेजी में और हिंदी उनकी लिखनी होती है। फिर 5 शब्द हिंदी में दिए होते हैं, उनकी अंग्रेजी लिखनी होती है, और हर एक शब्द के लिए 2 अंक होते हैं। स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए, तो आपको पूरे के पूरे मैथमेटिकल मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। 10-10 अंक का ये। और तीसरा हिस्सा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का। 5 मुहावरे और लोकोक्तियां आपसे पूछे जाते हैं। हर एक मुहावरे और लोकोक्ति के लिए निर्धारित अंक 2 है। 10 अंकों का ये प्रश्न, और इसमें आधा अंक अर्थ के लिए और आधा अंक किसके लिए, उदाहरण के लिए। लेकिन अगर आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया, उदाहरण सटीक भी लिखा है, 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको अर्थ पता ही नहीं है तो आपने उदाहरण तो ऐसे सही कर दिया है। तो दोनों चीजें जब सही करते हैं तो इसमें पूर्णांक मिलने की संभावना है ना, कंप्लीट मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। और 5वां प्रश्न है कंप्यूटर का। 10 अंकों का आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है। ज्यादातर सालों में आप देखेंगे 2 अंक के 5 प्रश्न, 2-2 अंकों के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है 1-2 साल में जिसमें 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं 5-5 अंकों के। लेकिन आप 5 प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा, और हर एक प्रश्न 2-2 अंकों का होता है। इसका भी अभ्यास आपको करना है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप बिना अभ्यास किए चले जाएं। इस पूरे एग्जाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बहुत सिलेबस छोटा आपको दिखेगा, छोटा सा सिलेबस दिखेगा, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना सा सिलेबस, 400 अंकों की कुल परीक्षा। लेकिन इसमें बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो जाते हैं, और जिनसे आप अपेक्षा नहीं करते हैं, कई बार वो रैंक मार ले जाते हैं। यहां पर रटना है खूब, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है यहां पर। इस पेपर में जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक आपको गद्यांश ऐसे दे दिया जाता है। ये गद्यांश है, 2021 का ये मुख्य परीक्षा का पेपर है। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए, 3 अंकों का। फिर प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखिए, 6 अंकों का। सारांश कैसे लिखा जाता है, क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी पूरे गद्य को उठा के इसका 1/3 लिख देते हैं, तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोग अपनी तरफ से बहुत सारी बातें लिख देते हैं, तब भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो उसके कुछ तरीके हैं, आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। और फिर अगला है प्रस्तुत गद्य अवतरण के रेखांकित अंश। देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला अंश देखिए रेखांकित है, तो इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तो कैसे व्याख्या की जाए जिससे कि पूर्णांक मिल जाए। 12 अंकों का ये आपका है, 3 व्याख्याएं और हर एक व्याख्या 4 अंकों की। दूसरे प्रश्न पे आए तो आपको ऐसे लेटर दिया जाता है, और 15 अंक का यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म, यहाँ पे देखिए लिखा है सारिणी रूप टेबुलर फॉर्म। इसका सार लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो ये टेबुलर फॉर्म का ऐसे निर्माण किया जाता है, ये टेबल बनाई जाती है। इसमें क्रमांक, क्रम संख्या, दिनांक है ना, सेवा में और प्राप्तकर्ता, ये सारी चीजें तो सब लोग जानते हैं। प्रेषक प्रेषित लिखा जाता है, पत्र का क्रमांक लिख दिया गया। फिर जो लास्ट में सबसे बाद में विषय एवं आशय जो लिखा जाता है, विषय एवं आशय, यहां आपको सीखना पड़ेगा, यहां आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इसमें कैसे लिखा जाए। आगे की वीडियोस में, आगे की क्लासेस में मैं आपको ये बताऊंगा तो कैसे लिखा जाए। कोर्स में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई हमसे कहता है कि आप इतने छोटे सिलेबस को बताते हैं कि कोर्स ज्वाइन करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यवस्थित तरीके से अभ्यास हो जाता है। 10 टेबुलर फॉर्म आपने बना ली, 2-3 महीनों में 10 पे आपने वर्क कर लिया, तो आपको बिल्कुल पता चल गया कि कैसे कैसे क्या लिखना है। इसमें भी आपको बढ़िया नंबर मिल जाते हैं अगर आपने सटीक लिखा है, नहीं तो 0 नंबर भी मिलते हैं। पत्राचार, 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे शासकीय पत्र पूछा गया,
लिखित प्रारूप यहां पर पूछा, कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, यहां पर उदाहरण पूछा, विज्ञप्ति का आशय और इसका उदाहरण। तो इनकी थ्योरी भी आपको तैयार रखनी है कि ये होते क्या है, इनकी विशेषताएं तैयार रखनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब लिखित प्रारूप, उदाहरण और ये सारी चीजें पूछे तो आपको लिखना क्या है, क्या बनाना है, इसकी भी चर्चा आगे होगी। 24 अंकों का 8 अंकों का 3 प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न 24 अंकों का आपसे पूछा जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, यहां पर अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप, फिर हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप, और फिर ये देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपको दिए गए हैं। इनको लिखने में भी कई बार लोग असावधानी करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको कर्सिव राइटिंग में लिख देंगे, बहुत सारे लोग इसको घसीट के लिख देंगे, ऐसे बहुत सारे लोग लिखेंगे तो सही, लेकिन वर्तनी दोष कर देंगे। इसमें अगर जरा सा भी वर्तनी दोष हुआ तो आपके मार्क्स 0 आपको मिलेंगे, है ना, बिल्कुल शून्य कर दिए जाएंगे, है ना। जैसे प्रोविजो का अर्थ क्या है, उल्लंघन का अर्थ क्या है। अब प्रोविजो की हिंदी लिखनी है, उल्लंघन की अंग्रेजी लिखनी है। अब जब इसने देखिए यहां पर दिया है कैसे, कैपिटल लेटर में ना, तो उल्लंघन की जब आप अंग्रेजी लिखें, अनुलग्नक की अंग्रेजी लिखें, लागू नहीं की या किसी की भी, तो आप सब कैपिटल लेटर में लिखें। आगे इस पे भी हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, इस तरीके से ये तैयार होगा। और मुहावरे एवं लोकोक्तियों में मैंने कहा कि ये 2 भाग, एक तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ, और दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट है व्याख्या, है ना। या इसको व्याख्या नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं वाक्य प्रयोग। इसको क्या कहते हैं, वाक्य प्रयोग। तो आप पहले अर्थ सही से लिखिए, आधे मार्क्स इसके लिए, यानी कि 1 मार्क्स इसके लिए, और फिर सटीक वाक्य प्रयोग कीजिए, स्तरीय वाक्य प्रयोग, तो 1 मार्क्स इसके लिए। तो टोटल 2 मार्क्स आपको ये ऐसे मिल सकते हैं। और अगला प्रश्न है कंप्यूटर का, देखिए 10 अंकों का है। और यहां पर आप देखेंगे तो हर एक जो प्रश्न है ये 2 अंक का आपसे पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, फिल्म्स में भी देखिए इससे प्रश्न आया था। www क्या है, यहाँ पे देखिए 2 अंकों में आपसे क्या क्या अपेक्षा करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में किताब लिखी जा सकती है, इन्होंने पूछ लिया ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। अब 20-25 शब्दों में, 30 शब्दों में कोई कितना लिखेगा, ये सीखना है आपको। www क्या है, इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है, उदाहरण के साथ समझाना है 2 नंबर के प्रश्न में। आप इनकी प्रश्न की प्रवृत्ति देखिए। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है, HTTPS क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो ये 5वां प्रश्न और 10 नंबर का। ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है, कभी कभी 2 प्रश्न पूछ के 5-5 अंकों का भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे कि हाँ, अगर ऐसा पूछा जाए तो कैसे उत्तर आपको लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। तो ये आपका एक परंपरागत पेपर हिंदी का हो गया। उसके बाद में दूसरा खंड मैंने आपको बताया, बिल्कुल फिल्म्स की तरीके से, पर्यायवाची बस गायब है। हर एक सेक्शन से 6 शब्द, 5 टॉपिक, 6 पंचे 30। यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, हर सवाल 2 अंकों का, 60 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। 60 अंक हो गए, प्रश्न इसमें 30 होते हैं। इसको आपको फिल्म्स की तरीके से ही करना होता है। फिर आपका आता है निबंध। निबंध में आप देखेंगे तो निबंध में 3 सेगमेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, का खा गा भी इसको बोलते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 120 होते हैं, और इन 120 मार्क्स में आपको 40-40 मार्क्स के 3 निबंध यहां पर लिखने होते हैं। ठीक है, हर एक सेक्शन में 3 निबंध, 3 विषय से निबंध पूछे जाते हैं। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र पहले सेक्शन में, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार दूसरे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि भी लिखा है। आगे और भी हो सकती हैं आपदाएं, जितनी भी होती हैं, सुनामी भी इसमें पूछ ली जाती है। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये तीसरे में। हर एक सेक्शन से आपको एक एक निबंध चूज करना होता है। प्रश्न आपसे जब पूछा जाता है तो देखिए, पहला ये है साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इसमें देखिए पूछा है साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। यहीं पर आपसे देखिए पूछ रहा है शिक्षा और नैतिक मूल्य, ये सामाजिक क्षेत्र से पूछ लिया है। और वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसका भावी
प्रभाव, इन तीनों में से एक निबंध आपको चूज करना है। निबंध लिखने के लिए ध्यान रखना है कि जो शब्द सीमा है, शब्द सीमा 3 निबंध दी गई शब्द सीमा के अंतर्गत आपको लिखने हैं। 600 शब्द की शब्द सीमा है। 2-4% ऊपर नीचे हो जाएगा, 5% तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5% से ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो प्रभाव पड़ता है। कैसे लिखें, क्या ऑर्नामेंटल लिखना है या बिल्कुल जीएस के आंसर के जैसा लिखना है, आपको कैसे यहां पे मार्क्स मिले, यूपीएससी के निबंध में और इस निबंध में क्या अंतर होता है, ये कैसे पता चले आपको, ये आपको प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। कॉपी चेक जब होगी उसमें से कमियां बताई जाएंगी, धीरे धीरे सुधार होगा, और हर हफ्ते अगर आप एक निबंध लिखते हैं तो आपका ये बहुत अच्छा तैयार हो जाता है ये पूरा सेगमेंट। दूसरा देखिए, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तो देखिए, समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण, गरीबी रेखा की तलाश, सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास, या आर्थिक क्षेत्र, गरीबी, आर्थिक अर्थव्यवस्था में आप पढ़ते हैं, और भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां, ये कृषि एवं व्यापार में इन्होंने ऐसे पूछ लिया है। क्योंकि अभी भी देखिए, इसको रिलेट आप कैसे करेंगे कि जो भारत की बहुसंख्य आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है खेती किसानी। तो इस तरीके से ये सवाल आपसे पूछे मतलब निबंध आपसे पूछे गए हैं। यहां से भी एक ही निबंध आपको चूज करके लिखना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इन्होंने पूछा तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की नीति। प्राकृतिक आपदा से इन्होंने स्थानीय बनाम भूमंडलीय करके ये पूछा है। कोई जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस एक ही हो, तो ये राष्ट्रीय विकास योजनाएं और प्राकृतिक आपदाएं, देखिए कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि हूबहू आपको टॉपिक नहीं मिलेंगे। प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां, ये तो आपको मिल गया, लेकिन राष्ट्रीय विकास योजनाओं में स्थानीय बनाम भूमंडलीकरण आप कैसे उसको करेंगे। अभी इसको अगर फिलोसफिकल टॉपिक मान के आप लिखेंगे तो अलग लाइन लेंथ हो जाएगा, अगर इकोनॉमिकल टॉपिक मान के लिखेंगे तो इस अलग तरीके से लिखा जाएगा। राष्ट्रीय विकास योजनाओं से सीधा ये रिलेट नहीं हो रहा है, लेकिन अब टॉपिक है, इनमें से भी आपको एक चूज करना है। ये तो पूरा पाठ्यक्रम आपका हो गया, यानी कि 220 नंबर का नया पाठ्यक्रम और 180 नंबर का आपका जीएस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव वाला पुराना पाठ्यक्रम, इसको आप करेंगे। अब पेपर वाइज अगर टारगेट आपसे पूछा जाए कि क्या टारगेट यहां पे रख के चलना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस टारगेट को यहां पर मैं ये कहूंगा कि 2 भागों में आप इसको बांटिए। एक आप इसको करिए ऑब्जेक्टिव और दूसरा आप इसमें कर लीजिए सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में एक है जीएस 120 अंकों का, यहां पे टारगेट आपका 80 होना चाहिए। और देखिए ऑब्जेक्टिव में यहां पे 60 अंक आपको निकाल के लाना है हिंदी का, तो इसमें 60 में 60 ये टारगेट आपका होना चाहिए। यहां पे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 30 में 30 क्वेश्चन सही करने हैं जिससे 60 अंक आपको मिल जाए, यानी कि ये टारगेट आपका 140 अंकों का होना चाहिए। 2 भागों में बांट लेने से ये काफी कुछ क्लियर कट ऐसे दिखने लगता है कि कैसे आपको तैयार करना है। अब हम आते हैं निबंध और सामान्य हिंदी, और ये आलेखन वाला जो पार्ट है ये कितने 100 अंकों का है। तो सब्जेक्टिव में अगर हिंदी देखें तो 100 अंकों की हिंदी में टारगेट आप रखिए 70, कम से कम 70 रखना है। बोलने को तो मैं बोल दूं 75-80 रखिए, लेकिन 70 से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो निबंध है, निबंध में आपका टारगेट कम से कम 80 मार्क्स का होना चाहिए। 80/120 मिलने को लोगों को इससे भी ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन टारगेट वही अच्छा होता है जो आप अचीव कर सकें। जब आप तैयारी शुरू करते हैं किसी भी चीज की, किसी भी फेज में होते हैं, और आप जब सोचना शुरू करते हैं कि ये टारगेट हमने रखा है, ये अचीव हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, बार बार आप खुद से ऐसे बोलते हैं और उस दिशा में प्रयास करते हैं, तो आप वास्तव में उस टारगेट को अचीव करते हैं। और आप ऐसे बस रख लिए टारगेट की 120 में 100 नंबर हम लेके आएंगे और उस दिशा में ना प्रयास कर रहे हैं ना वो संभव है, तो उससे आप दूर भागते जाते हैं, तो समस्या होती है। तो इसीलिए हमेशा टारगेट वही रखिए जो अचीव कर सके, अचीवेबल होना चाहिए, है ना, अचीव करने वाला टारगेट होना चाहिए। तो ये 120 में 80 और ये 70, अब इसको आप इधर जोड़ेंगे तो 150। टोटल टारगेट आपको 290 प्लस रख के चलना चाहिए आउट ऑफ 400। ये टारगेट है आपका, है ना। अगर इतना मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है।
कट ऑफ जो जाता है वो 275 के आसपास, अलग अलग सालों का अलग लग रहा है। पहले 284 भी गया है, 289 भी गया है, इस तरीके से कट ऑफ भी गए हैं अलग अलग सालों का। उन कट ऑफ को डिस्कस करने, उनको सोचने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर मतलब है कि कम से कम आपके टारगेट में 290, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि हमको 290 से ऊपर ले जाना है। 300 तक लोगों को नंबर मिले हैं। अब निगेटिव मार्किंग होने लगी। पहले जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो जीएस हिंदी में, जीएस में 10-15 नंबर और मिल जाते थे, 92-94 नंबर मिल जाते थे लोगों को, 95 नंबर मिल जाते थे। कई बार लोगों को 100 अंक मिले हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन अभी नहीं मिल सकते तो उसको छोड़ दीजिए। और इसी निगेटिव मार्किंग के कारण जो जीएस में, भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर में निगेटिव मार्किंग है नहीं, जीएस और हिंदी में है, तो जीएस और हिंदी मिला के 1-2 क्वेश्चन अगर हिंदी में गलत किसी के हो जाते हैं तो बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो वो तुरंत 3 नंबर के आसपास प्रभाव डाल रहा है, 2.66 मार्क्स का, आपको मेरिट में बहुत पीछे कर रहा है। तो ये टारगेट आपको रखना चाहिए। अब बात आती है कि ये टारगेट तो कोई भी आपको बता देगा, ये अचीव कैसे हो, कैसे इसको हम प्राप्त कर पाए। आपका ये प्रश्न हो सकता है ना, ये टारगेट तो सबको पता है, इतना कट ऑफ जाता है तो 10 नंबर बढ़ा के 20 नंबर रखो तो 10-20 नंबर कम हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा 290 से ऊपर लाना है, 300 तक आप सोच सकते हैं। ये केवल एक तरीका इसका है कि सबसे पहले आप एक कंटेंट जो उठाइए, ये बहुत मतलब सटीक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्तरीय होना चाहिए। इसमें बड़ी समस्याएं हैं। किसी किताब में आपको मिलेगा कि लेटर ऐसे लिखा जाता है, वहां क्रमांक दाहिने साइड में लिखा जाता है, किसी में रहेगा कि बीच में लिखा जाता है, कोई एक कहेगा बाएं साइड में लिखा जाता है, और हद तब हो जाएगी एक आपको मिलेगा तो कहेगा नहीं नीचे लिखा जाता है। मार्केट में तरह तरह की चीजें। कुछ लोग कहेंगे कि हम लेटर लिखते हैं, हम सचिवालय में काम करते हैं तो हम ही को पता है। कई बार कार्यालय में जो चीजें चलती रहती हैं उनसे और एग्जाम की चीजों से आप जब दोनों में तुलना करेंगे तो डिफर मिलेंगे आपको, यहां अलग होता है। तो ये एक स्तरीय सामग्री, और इस सामग्री को देखने के बाद में पीवाईक्यूज के आधार पर सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग, और इन चीजों का सबसे ज्यादा जरूरी है मूल्यांकन। जैसे लिखते तो सारे लोग हैं, अपने आप लिखते रहते हैं, और लिखने के बाद में फिर आप क्या करते हैं, सोचते हैं हमारा तैयार हो गया और उसको रख देते हैं। अगर वो उसी समय चेक हो जाए, चेक्ड कॉपी आपको जब मिले तो उसमें आपकी कमियां लिखी है ना, इसमें सुधार की जो गुंजाइश है, क्या सुधार हो सकता है, ये इसमें आपको पता चल जाए। तो इन जैसे हर व्यक्ति में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी गुंजाइश बनी रहती है कि उसको अगर सही कर दिया जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्ट अगर कोई हो तो 100% मार्क्स आ जाए, परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, और ये परीक्षा है, दूसरों की इच्छा पे हो रही है। तो ऐसे में कमियां सुधारी जा सकती हैं, गलतियां कम की जा सकती हैं, है ना। ये जो गलतियां हैं आपकी, ये गलतियां कम की जा सकती हैं, इनको सुधारा जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। ये सारी चीजें अगर होती रहे, और उसके बाद में एक आपको माहौल मिल जाए, ग्रुप मिल जाए। लेकिन ये ग्रुप, आजकल ग्रुप जब बनते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो नई राह खोज लेते हैं, वो दूसरे राह में चल रहे। एक का दिमाग खराब हुआ तो सारे लोग, अब आज एक मूवी देखने का मन कर रहा है तो सारे जाएंगे। ये भी बड़ी समस्या है। मूवी देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम बिल्कुल सर पे हो, आप हर तीसरे दिन मूवी देख रहे हो, पार्क में बैठ के आप मतलब सोच रहे हो इस समय हमको मन शांत करने की ज्यादा जरूरत है, इस समय पढ़ तो कभी भी लेंगे, इस समय मन शांत रहे वो ज्यादा आवश्यक कार्य है, ये आप कर रहे हो। इन चीजों को अवॉइड करना होता है। तो ग्रुप, कई बार तो ग्रुप इसलिए, कई बार जो क्लासेस का ग्रुप होता है, कई बार जो ऑनलाइन जिनको आप कम जानते हो, दूर दूर आप रह रहे हो, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई कोर्स चल रहा है तो उसमें एक ग्रुप बनता है, उसमें लोग आपस में एक दूसरे को वैसे नहीं जानते, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो मदद करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, शेयर करते हैं।
हमारे पास भी उसी जरिए प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। तो इन ग्रुप डिस्कशन भी जरूरी है, लेकिन वही बात है ना कि कई बार ग्रुप में ये परीक्षा का डिस्कशन छोड़ के और सारे डिस्कशन होते हैं, अपनी 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 चीजें बताई जाती हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, दिन भर चाय ही पीते रहते हैं लोग, पार्क में बैठ के फालतू बातें हो रही हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जब आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक आने वाली हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कुछ फुल लेंथ टेस्ट हो जाए, है ना। और फुल लेंथ टेस्ट में जैसे जीएस और हिंदी का, जीएस और जो हिंदी है ये आपकी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव का तो रेगुलर टेस्ट होना चाहिए, है ना। इसको पढ़ने से ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत है। रेगुलर टेस्ट 10, 15, 20 टेस्ट आपने दे दिए, इधर हर हफ्ता एक टेस्ट हो रहा है आपका। और दूसरा एफएलटी जो है ये डिस्क्रिप्टिव वाला एफएलटी है, ये वाला। तो डिस्क्रिप्टिव में आपका एक आलेखन का, ये रेगुलर तो आपका टेस्ट मतलब जो प्रैक्टिस है वो तो चलती ही रही है, और लगभग 3-4 ये वाले हो गए और 3-4 आपके टेस्ट ये निबंध वाले भी हो गए। तो इससे आपकी जो कमियां हैं वो तो सही होंगी, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत दुरुस्त हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट जब आपका अच्छा होता है तो पेपर आप अच्छा कर पाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, जो आपका ज्ञान है वो काम आ जाता है। ये जरूरी है, ठीक है। तो ये काम आप शुरू कर दीजिए, आप लोग करना, इसमें आप कोताही मत बरतिए, क्योंकि जब आप योजना बना रहे हैं तो कोई अपने योजना को अमली जामा पहना रहा है, कोई कमरे में बंद अपनी हड्डियां गला रहा है, और तो उसका जो हवन होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। और आप अभी योजनाएं ही बना रहे हैं। योजना बनाना बड़ा आसान होता है, ये जितना भी मैंने बताया है इसको बताना बहुत आसान है, लेकिन इसको जब करने चलेंगे तो थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। अगर आप इसको खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी मदद से भी आप कर सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, इसमें हम आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स भी देंगे, कक्षाएं भी कराएंगे, उत्तर लेखन भी कराएंगे, अभ्यास भी आपका होगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें रहेगी, और 100 दिनों तक बिल्कुल आपको मांझने का काम इसमें हम करेंगे। नियमित सारी चीजें, नियमित उत्तर लेखन, नियमित परीक्षण, संपूर्ण पाठ्यक्रम की स्तरीय कक्षाएं, अध्ययन सामग्री, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन लखनऊ सेंटर पे, और ऑनलाइन कहीं से भी, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ सीटें हैं शुरुआती जो हमने इसमें रखी हैं, जो कम पैसे में भी मिलेंगी, और कुछ सीटें ही रखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें भीड़ भी हम नहीं करेंगे, जिससे कि एक अच्छा माहौल बन सके और रिजल्ट अच्छा आ सके। बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं की, है ना। अब आप कहेंगे कि भीड़ तो तब होगी जब मेंस एग्जाम है, उसमें जब लोग रहेंगे नहीं तो भीड़ कहां से होगी। बात ये नहीं है डियर, जितनी भी हो सकती है उसमें से भी कम ही लोग जुड़े, लेकिन अच्छे जुड़े, वो ज्यादा अच्छा है। तो आपका स्वागत है, अगर चाहते हैं इससे जुड़ना। एक मिनिमम इसका शुल्क रखा गया है, और व्हाट्सएप आप करिए हौसला। इस मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से तुलना हमारी करें, तुलना करने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको देखिएगा। तो व्हाट्सएप करिए, ये हमारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं 6307281212 पर व्हाट्सएप हौसला करिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। और हमारे द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये जल्दी ये कोर्स लाइव हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो ये स्टार्ट हो जाएगा 11 अगस्त से, इसको शुरू हम करने जा रहे हैं। इसका पूरा स्केड्यूल है डे बाय डे का, वो स्केड्यूल भी आप हमसे ले सकते हैं मैसेज करके। 11 अगस्त को क्या होगा, 12 को क्या होगा, 13 को क्या होगा, और 18 नवंबर तक पूरा एक एक दिन का डे बाय डे स्केड्यूल है। जैसे कि मैंने पहले भी प्रीलिम्स के समय भी आपको दिया था, बहुत सारे लोगों ने बैच में पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने उसको ऐसे ही फॉलो किया, तो उसको आप देख सकते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि अंतिम तौर पर आपका चयन हो जाए, जैसे कि पहले भी हमारे बैचेस से हर बार सिलेक्शन होते रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता कि जितने सिलेक्शन हुए हैं सब हमारे यहाँ से हुए हैं, ऐसा संभव भी नहीं है। सारे लोगों को मैं न पढ़ा सकता हूँ और न सारे लोगों को गाइड करने की क्षमता हमारे पास है, लेकिन जो लोग जुड़ते हैं उनमें से जो लोग मेहनत करते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप अपने आप कर पाने में सक्षम हैं तो आप अपने आप करिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारी मदद चाहते हैं, करना तब भी आपको ही है, तो आप इस हौसला RO मेंस
यानी मेन एग्जाम का जो ये बैच है, इसको ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी आप चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज ड्रॉप करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।